प्रस्तुत है डॉक्टर पुष्पलता प्रताप के द्वारा लिखित पुस्तक यात्रा के पड़ाव का स्वर पाठ। स्वर डॉक्टर अतुल भटनागर का है। उत्तरार्ध, तीसरा पड़ाव, प्रवास 1961 से 1963। कभी कभी हम दोनों शेक्सपियर की जन्मस्थली स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन जाते उस महान नाटककार के नाटक देखने। पूरा नगर सजा हुआ उन्हीं की याद में बनाया गया है। सुरुचि से स्थान स्थान पर उनके नाटकों में से उद्धृत वाक्य हैं। उनके चरित्रों के पुतले खड़े हैं। उनकी सुंदर सी मूर्तियां हैं, सुंदर फव्वारे हैं। सुवेनियर आकर्षक होते और शेक्सपियर के नाटकों के पात्रों तक को पुनर्जीवित कर देते थे। उनकी कुटिया फूस से छाई लहरदार कटाव से सुंदर बनाई गई है। किस जगह सोते थे, किस दरवाजे से घोड़े पर बैठकर अपनी प्रिया से मिलने जाते, कहाँ बैठ खाते, क्या पहनते, सब सुरक्षित व दर्शनीय है। मुझे ध्यान आया, मैं तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर सखी सहेलियों को लेकर गई थी। संकरी सी गली से रास्ता था। बस का निकलना मुड़ना असंभव था। उनका घर नदी के ऊंचे कगार पर था, जिसे नदी ने अंदर तक काट दिया था। इस परित्यक्त से स्थान से हमारा महान संत कवि का इतना घनिष्ठ संबंध रहा, जिसे जन्मते ही पिता ने त्याग दिया, उसे आज हमने भी त्याग दिया। यदि भाव मन में आया, हमें कल्पना करनी पड़ती थी कि कैसे किधर से नदी पार कर वे अपनी प्रिया से मिलने गए होंगे, कहाँ जन्मे होंगे, कहाँ सोते होंगे, कैसे दिखते होंगे। तुलसीदास से संबद्ध कोई भी स्थान काशी, अयोध्या या चित्रकूट में विशेष दर्शनीय नहीं बनाया गया है। हाँ, उनके स्थापित संकट मोचन में आर्तगण कामना पूर्ति व संकटों के विमोचन की प्रार्थना करने हेतु अनवरत आते हैं। समाज को आत्मबल तुलसी यूं आज भी प्रदान कर देते हैं, पर हम उन्हें पत्र पुष्प भी अर्पित नहीं कर पाते। यही विचार आगरा मथुरा रोड पर रुनकता ग्राम के पास सूरकुटी देखकर हुआ था। ऐसे गुणियों को अमर रख पाने व आदर दे पाने के लिए सरल, पवित्र, प्रेम भरा हृदय चाहिए। जो जनता इनके पद गा गा कर इन्हें जीवित रखे है, उन कुछ के पास ऐसा मन है, परंतु सामर्थ्यवान के पास इन महापुरुषों की ओर ध्यान देने का समय नहीं। किसी महत्वपूर्ण राजमार्ग का, उद्यानों का, नगरों का, पत्तनों का नामकरण करते समय भी इनका नाम स्मरण नहीं आता। जो पूरे भारत के पथ प्रदर्शक हैं, गौरव हैं, उन्हें सीमाबद्ध कर देना हमारी इनके प्रति उपेक्षा की पराकाष्ठा ही है। ऑक्सफोर्ड के कॉलेज के जिस कमरे में शैली रहता था, वहां उसकी आदमकद संगमरमर की मूर्ति है, जो किसी देवदूत की याद दिलाती है। स्कॉटलैंड में चारों ओर वे स्थान जहां जहां वहां के लेखक, रचनाकार, आविष्कारक गए थे या रहे थे, आगंतुकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहां स्टीवेंसन रात्रि को सोया था, जब उसने लिखा था कि प्रकृति रात को 2 बजे के करीब करवट लेती है। यह घर ब्रॉन्टी बहनों का है। इस सड़क पर पेंसिलीन की खोज हुई थी। ऑक्सफोर्ड में एक सिनेमा हॉल है, स्काला। उसमें लगातार 3 विदेशी फिल्में दिखाई जाती थीं। जब हम लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते तो टिकट लेकर वहां जा बैठते। घंटे आध घंटे बाद उठ जाते।
चाहते तो फिर 3-4 घंटे बाद चले जाते उसी टिकट में और आगे की फिल्म देख लेते। वहां हमारे प्रोफेसर्स भी आते थे। टिकट भी बहुत मामूली दामों का होता। मैंने वहां रूसी, फ्रांसीसी, जापानी, स्विस, स्वीडिश एक से एक बढ़कर फिल्में देखी। पाथेर पंचाली भी वहीं देखी। इसके विपरीत एक थिएटर था जिसमें हर नाटक का प्रीमियर शो लंदन के रॉयल थिएटर में दिखाने के पहले होता था। यह बड़ा महंगा था, पर मेरे पति मुझे बराबर यहां ले जाते और महंगी सीट पर बैठकर हम नाटक देखते। यहां ग्रीक ट्रेजेडी, सर लॉरेंस ओलिवियर द्वारा अभिनीत नाटक, क्रिसमस पर विशेष कार्यक्रम व ओपेरा हमने बराबर देखे। कभी कभी वहां के कॉलेज भी शेक्सपियर के नाटक करते थे। मुझे याद है क्राइस्ट चर्च के प्रांगण में वसंत ऋतु में हैमलेट नाटक देखा था। इमारत के बुर्जों, छतों, कमरों, दरवाजों का ऐसा सुंदर उपयोग किया गया था जैसे हम हैमलेट के राजप्रसाद में स्वयं जाकर वह घटनाएं देख रहे हों, जैसे हम भी उस युग के कोई पात्र हों। वसंत ऋतु में हम दोनों कभी एप्पल ब्लॉसम देखने जाते, कभी चेरी ब्लॉसम, कभी कारफैक्स का मेला और चरखी पर घूमते। मैंने इन 2 वर्षों में जीवन का संपूर्ण सुख प्राप्त कर लिया। वॉर्नेट हाउस में हमारे साथ एक नेत्रहीन लड़की भी पब्लिक एंड सोशल एडमिनिस्ट्रेशन का डिप्लोमा करने आई थी। सब उसकी बहुत सहायता करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम लोग अपने क्लासेस के लिए जाते थे तो कोई ना कोई उसे साथ ले लेता था। उसे पढ़कर सुनाने के लिए अन्य छात्र छटपट 1-1 घंटे का समय बांध लेते थे। और जब हम लोग पहुंचे, नोटिस के नीचे किसी न किसी का नाम लिख गया होता। राज्य की ओर से ब्रेल में हर सप्ताह उसके लिए लंदन से किताबें आती थीं। एक डाकिया ट्रक लेकर सिर्फ जूडी ट्रीसिडर की ही डाक लाता था, पर उसे पढ़ाई में कोई रियायत नहीं दी जाती थी। दूसरों के समान उसे पूरा कोर्स करना होता, प्रशिक्षण लेना पड़ता, इम्तिहान देना पड़ता। हाँ, उसे एक लिपिक दे दिया जाता था। जूडी को नौकरी भी मिल गई। वह लड़की 30 वर्ष से हर क्रिसमस पर अपने हाथ से टाइप कर सब हाल की चिट्ठी मुझे भेजती है। 2 वर्ष पहले अपने पति के साथ बनारस एक ग्रुप के साथ घूमने आई थी। तब मैं उससे मिली थी। उसके पति ने हम दोनों का साथ चित्र खींचकर मुझे भेजा। अब उसके साथ एक प्रशिक्षित कुत्ता भी रहता है जो उसे काम पर ले जाता है। इसके भी अधिक आश्चर्य मुझे तब होता था जब जाड़ों में रोज सुबह रेडियो पर आदेश आते कि चिड़िया ठंड से मर रही हैं, उनकी सहायता कैसे की जाए। उस बार 1962 में जब नदी व तालाब भी जम गए थे, तब पुलिस वाले हंसों को पकड़कर ट्रकों में बिठाकर गर्म स्थान में ले गए। हंसों ने आक्रोश में आकर उन्हें खूब चोंच मारी। सब टीवी पर देखा। अखबार के पहले पन्ने पर समाचार होता, फला इमारत का काम रोक दिया गया है, वहां घोंसले में चिड़िया ने अंडे दिए हैं, जब वे चूजे उड़ जाएंगे तब काम लगेगा। हंसों की गिनती तो थी ही, गौरैया भी गिनी हुई थी। माना देश छोटा है, जानवर और पशु पक्षी कम है, परंतु अपने हर जीव का ध्यान रखने के लिए बड़ा सा उदार मन भी चाहता है। उस देश में यह संभव नहीं है कि कोई अनाथ बच्चा भी क्रिसमस पर बिना उपहार पाए रह जाए। 30 वर्ष में कितना भी बदला होगा, परंतु प्रकृति, पशु पक्षी व बच्चों का महत्व अभी वहां होगा।